कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, देखभाल, आहार और प्यार, ये तीन चीजें जिस तरह से हम इंसानों के लिए जरूरी हैं, पेड़ पौधों और पशुओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक हैं। और आप किसान भाई बहन इस बात को बखूबी समझते हैं, तभी तो रात दिन अपने फसलों की देखभाल में जुटे रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अरंडी की खेती और उसकी देखभाल के बारे में। अरंडी एक औषधीय पौधा है जिसका तेल ज्यादातर दवाइयां बनाने के काम में आता है। और अगर हम बात करें इसके उत्पादन की, तो भारत विश्व में पहला स्थान रखता है अरंडी उत्पादन में, जिसका 80% उत्पादन अकेले गुजरात में होता है। तो किस तरह से करें अरंडी की खेती और इसकी देखभाल, आइए लेते हैं जानकारी। वैसे तो भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, लेकिन दुनिया में अरंडी के कुल उत्पादन का 76% उत्पादन अकेले भारत में होता है। हमारा देश प्रतिवर्ष 3 लाख टन अरंडी के तेल का निर्यात करता है, जिससे प्रतिवर्ष 770 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत अरंडी के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसका मुख्य श्रेय गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के सरदार कृषि नगर कैंपस के मुख्य अरंडी संशोधन केंद्र को जाता है। वैसे तो हमारे देश में गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी अरंडी की खेती की जाती है। भारत के इन राज्यों में अरंडी की जितनी खेती की जाती है, उसकी 50% खेती अकेले गुजरात राज्य में की जाती है, जबकि देश में अरंडी के कुल उत्पादन का 80% उत्पादन अकेले गुजरात में होता है। इस तरह अरंडी की खेती 50% भूमि पर करके गुजरात का अरंडी उत्पादन में 80% से भी ज्यादा का योगदान है, क्योंकि गुजरात में अरंडी का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करीब 2000 किलोग्राम है, जबकि पूरे देश का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सिर्फ 900 किलोग्राम है। गुजरात राज्य की उत्पादकता अपने देश में ही नहीं, किंतु पूरे विश्व में सबसे अधिक है। गुजरात राज्य के 11 जिलों में अरंडी की खेती की जाती है, जिनमें मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, अहमदाबाद, खेड़ा और जामनगर जिले मुख्य हैं। किसान भाई परंपरागत ढंग से खेती न करके अनुसंधानों के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सही तरीकों के मुताबिक वैज्ञानिक पद्धति से अरंडी की खेती करें तो अरंडी का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 2500 किलोग्राम तक मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम अरंडी की वैज्ञानिक खेती पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 70 के दशक में गुजरात राज्य में अरंडी का उत्पादन केवल 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, लेकिन आज गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधानों के आधार पर विकसित अरंडी की खेती की नवीनतम तकनीक, जिसमें विशेष करके ज्यादा पैदावार देने वाली संकर किस्मों की खेती करके प्रति हेक्टेयर 2000 किलोग्राम अरंडी का उत्पादन किया जाता है।
गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई अरंडी की संकर किस्में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। सन 1968 में विश्व में सर्वप्रथम गुजरात संकर अरंडी 3 यह किस्म तैयार की गई। उसके बाद अरंडी की कई प्रकार की संकर किस्में विकसित की गईं, जिनमें से GAU CH1 किस्म बहुत प्रचलित हुई। इसके पश्चात गुजरात संकर अरंडी 2 किस्म सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई, जिसमें जड़ों को सड़ने से बचाने की क्षमता है। इसके पश्चात गुजरात संकर अरंडी 4 किस्म तैयार की गई, जिसमें फसल को सुकारा यानी कि विल्ट नामक रोग से बचाने की क्षमता है। जिन क्षेत्रों में अरंडी की फसल बिना सिंचाई लेनी हो, वहां किसानों की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए गुजरात अरंडी 2 नामक स्थायी किस्म विकसित की गई। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस किस्म का उपयोग करने से किसानों को हर साल नया बीज खरीदना नहीं पड़ता। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबसे अंत में गुजरात संकर अरंडी 5 और गुजरात संकर अरंडी 6 किस्में विकसित की गईं, जिनसे अरंडी का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करीब 2800 किलोग्राम होता है। इतना ही नहीं, गुजरात संकर अरंडी 5 किस्म में फसल को सुकारा रोग से बचाने की क्षमता है। इसी प्रकार ये किस्म जड़ सड़न और फसलों को चूस कर नष्ट करने वाले कीटाणुओं से रक्षा करने में समर्थ है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की कमी हो या देर से बुआई करनी हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में यह किस्म अनुकूल है। गुजरात संकर अरंडी 6 किस्म जड़ सड़न के रोग का सामना करने की ज्यादा क्षमता रखती है। अरंडी की खेती के लिए रेतीली, मध्यम काली, दोमट और अच्छे जल निकास वाली जमीन अनुकूल रहती है। कम या मध्यम अम्लीय जमीन पर भी अरंडी की खेती की जा सकती है, किंतु चिकनी काली जमीन में और जिन खेतों में पानी भरा रहता हो, ऐसी जमीन में अरंडी की खेती कभी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार क्षारीय जमीन में भी अरंडी की खेती कम ही पनपती है। अरंडी की फसल में अगर सिंचाई की कमी रह गई हो तो भी ये फसल खड़ी रहती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की कमी हो, ऐसे सूखे क्षेत्रों में भी ये फसल आसानी से ली जा सकती है। ये फसल ज्यादा ठंड या गर्मी सहन नहीं कर सकती है। फसल के लिए जमीन तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 25 गाड़ी गोबर की खाद खेत में डालना चाहिए। अगर गोबर खाद उपलब्ध न हो तो अरंडी या सरसों की खल को भी खेत में डाला जा सकता है, जिससे उत्पादन ज्यादा मिलता है और खेतों की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग मात्रा में रासायनिक खाद देना चाहिए। जैसे उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए। जबकि सौराष्ट्र क्षेत्र में अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए। इसके अलावा भाल क्षेत्र में अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए। वैसे अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए तमाम रासायनिक खाद बुआई के समय खेत में डालना चाहिए।
अरंडी की सिंचाई वाली फसल लेने के लिए प्रति हेक्टर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस डालना चाहिए, जिसमें से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस बुआई के वक्त खेत की कतारों के अनुसार डालना चाहिए। यदि जमीन की जांच करने पर सल्फर की मात्रा में कमी पाई जाए तो प्रति हेक्टर 20 किलोग्राम सल्फर देने के लिए 125 किलोग्राम जिप्सम यानी कि चिरोड़ी फसल के लिए जमीन तैयार करते समय खेत में डालना चाहिए। उत्तर गुजरात में अरंडी की फसल की असफलता से बचने के लिए अरंडी की फसल की 2 कतारों के बीच एक कतार तिल, मूंग, उड़द या मूंगफली की फसल उगाई जा सकती है। इसके अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली की फसल की 3 या 6 कतारों के बीच एक कतार अरंडी की फसल उगाई जा सकती है। अरंडी की बिना सिंचाई वाली फसल लेने के लिए बरसात होने के तुरंत बाद बुआई कर देनी चाहिए। बुआई में देरी करने से पैदावार भी कम होती है। सिंचाई वाली फसल की बुआई 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कर देनी चाहिए, जिसमें गुजरात संकर अरंडी 2 किस्म की बुआई जुलाई के मध्य में, गुजरात संकर अरंडी 4 किस्म की बुआई अगस्त के मध्य में, गुजरात संकर अरंडी 5 किस्म की बुआई 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कर देनी चाहिए। अरंडी की बिना सिंचाई की फसल की 2 कतारों के बीच 90 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर के अंतर पर बुआई करनी चाहिए। जबकि हल्की जमीन में सिंचाई वाली फसल लेनी हो तो 2 कतारों के बीच 90 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 60 सेंटीमीटर के अंतर से बुआई करनी चाहिए। अगर उपजाऊ जमीन में सिंचाई वाली फसल लेनी हो तो 2 कतारों के बीच 120 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 60 सेंटीमीटर के अंतर पर बुआई करनी चाहिए। गुजरात संकर अरंडी 5 किस्म के पौधों का अधिक विकास होने से फसल की 2 कतारों के बीच 150 सेंटीमीटर तथा कतारों में 2 पौधों के बीच 75 सेंटीमीटर का अंतर रखकर बुआई करनी चाहिए। खेत में हाथ से बुआई करने के लिए प्रति हेक्टर 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सीड ड्रिल से बुआई करने के लिए प्रति हेक्टर 8 से 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुआई के 20 दिनों के बाद जिस जगह बीज का अंकुरण न हुआ हो वहां दोबारा बीज बोना चाहिए, जिससे पैदावार में कमी न हो। अगर ऐसा लगे कि एक ही जगह पर अधिक पौधे उग आए हैं तो पौधों को सावधानी से कम करके उनमें उपयुक्त दूरी बनानी चाहिए, जिससे पौधों का पूरी तरह से विकास हो सके। अरंडी की फसल को बुआई के 60 दिनों तक खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 बार अंतर जुताई और 30वें व 60वें दिन 2 बार हाथ से निराई करनी चाहिए। अरंडी की फसल में 60 दिनों के बाद जब बाली आ जाए तो उसके बाद अंतर जुताई नहीं करनी चाहिए। जब तक बरसात हो तब तक फसल को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बरसात बंद होने के बाद जमीन की नमी संग्रह शक्ति के आधार पर 7 से 8 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहली बार सिंचाई बरसात बंद होने के हर 15 दिन के बाद और बाकी की सिंचाई उसके बाद 20 दिन के अंतर से करनी चाहिए। अगर सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध न हो और सिर्फ एक ही बार सिंचाई की जा सकती हो तो उस परिस्थिति में फसल को 75वें दिन पानी देना लाभदायक है। अरंडी की फसल में 2 प्रकार के रोग सुकारा व जड़ सड़न की तुलना करें तो जड़ सड़न के रोग से ग्रस्त पौधों के तने से छाल को सरलता से अलग किया जा सकता है और तने से छाल को अलग करते ही अंदर जाली जैसा आवरण दिखाई देता है, जबकि सुकारा रोग से ग्रस्त पौधों के तने से छाल को अलग नहीं किया जा सकता है। जड़ सड़न के रोग से ग्रस्त पौधों को जमीन में से आसानी से खींचकर निकाला जा सकता है, जबकि सुकारा रोग से ग्रस्त पौधों को जमीन में से आसानी से खींचकर नहीं निकाला जा सकता। फफूंद से होने वाले सुकारा और जड़ सड़न के रोग की फफूंद जमीन में होने की वजह से फसल के ऊपर दवा छिड़क कर इस रोग पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए
नंबर 1, कम से कम 3 साल तक फसल की फेर बदल करते रहना चाहिए। ऐसे खेत में बाजरी और ज्वार की खेती अवश्य करनी चाहिए। नंबर 2, फसल पैदा होने के बाद गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई करके खेतों को तपने देना चाहिए। नंबर 3, जमीन में गोबर खाद डालनी चाहिए। नंबर 4, जड़ सड़न के रोग की प्रतिकारक शक्ति वाले बीज गुजरात संकर अरंडी 2 और गुजरात संकर अरंडी 6 तथा सुकारा रोग प्रतिकारक शक्ति वाले गुजरात संकर अरंडी 4 व गुजरात संकर अरंडी 5 किस्म के बीज की बुआई करनी चाहिए। नंबर 5, बीज को फफूंद नाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 1 ग्राम बाविस्टीन या 3 ग्राम थायरम दवा मिलानी चाहिए। नंबर 6, रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 7, जड़ सड़न के रोग पर नियंत्रण पाने के लिए भाद्रपद महीने में बरसात न आए और गर्मी खूब पड़ती हो तब सिंचाई कर देनी चाहिए। नंबर 8, अंत में कटाई के बाद फसल को खेतों में से दूर कर देना चाहिए जिससे खेत में फैली फफूंद की मात्रा कम हो सके। झुलसा रोग को अंग्रेजी में ब्लाइट भी कहते हैं। झुलसा रोग की शुरुआत में पत्तों के ऊपर भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे पूरे पत्ते पर छा जाते हैं। थोड़े समय के बाद पत्ते ऐसे दिखने लगते हैं जैसे उनमें आग की लपटें उठ रही हों। बाद में ये पत्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं और गिर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट जाता है। अगर ये इल्लियां बढ़ जाएं, तो 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपायरिफॉस दवा मिलाकर इस घोल का छिड़काव करना चाहिए। जैविक नियंत्रण करने से जंतुनाशक दवा पर्यावरण में नहीं मिलती, जिससे प्रदूषण पर भी अंकुश लगता है। इसके लिए खेतों में ट्राइकोग्रामा नामक कीटों के कार्ड रख देने चाहिए। इन कार्डों में से निकली भंवरियां अरंडी में लगने वाले कीटों के अंडों में अपना अंडा रख देती हैं, जिससे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडों का नाश हो जाता है। इस प्रकार फसल को इल्लियों से बचाया जा सकता है। इसके उपरांत खेतों में क्राइसोपा कीट को छोड़ने से उसकी इल्लियां पोचे शरीर वाले कीट जैसे कि मोइला, थ्रिप्स, जेसीड जैसे कीटों का भोजन करती है। इस प्रकार से कीट पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। खेतों में लेडी बर्ड बीटल, मिलीबग और विभिन्न प्रकार के पक्षियों द्वारा भी कीटों पर नियंत्रण होता है, इसलिए इनकी संख्या हमेशा खेतों में बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार कीट नियंत्रण करने की विविध पद्धतियां जैसे कि खेत पद्धति, यांत्रिक पद्धति, जैविक पद्धति और रासायनिक पद्धति के समन्वय से कीट का संकलित नियंत्रण करने से असरकारक कीट नियंत्रण होता है। कटाई। बुआई के करीब 90 से 100 दिनों के बाद बाली पककर फसल काटने लायक बनती है। अगर बाली में आधे दाने पक जाएं और बाकी के दाने पीले दिखाई दें, तो बाली को काट लेना चाहिए। इस प्रकार 1 महीने का अंतर रखकर 4 से 5 बार बाली काट लेना चाहिए। कटी फसल को खलिहान में 10 से 15 दिनों तक सूखने के लिए रख देना चाहिए। इसके बाद इसे लकड़ी से झाड़कर डोनों को अलग कर देना चाहिए। अब इन डोनों में से हाथ की मशीन से या थ्रेशर से दानों को अलग कर लेना चाहिए। अब इन्हें साफ करके इकट्ठा कर लेने के बाद बेचने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। अरंडी के उत्पादन का संग्रह आसानी से किया जा सकता है। जब बाजार भाव में तेजी हो, तब इन्हें बेच देना चाहिए।
तेल की मिलों द्वारा अरंडी का तेल निकलवाया जा सकता है। अरंडी का तेल अखाद्य होता है। अरंडी का तेल पाउडर, ग्लिसरीन, केमिकल्स और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने में काम आता है। अरंडी के तेल में चिकनापन ज्यादा होने की वजह से यह तेल मशीनों के कलपुर्जों में डालने के काम आता है। कॉस्मेटिक, मोम, दवा, रासायनिक रंग वगैरह बनाने के लिए भी अरंडी का तेल काम में लाया जाता है। अरंडी की खल से छपाई वाला कागज, हार्डबोर्ड, पुट्ठे वगैरह तैयार किए जा सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला साबुन भी अरंडी के तेल से बनाया जाता है। अरंडी के तेल को ट्रैक्टर, मोटर, हवाई जहाज वगैरह में लुब्रिकेंट के लिए डाला जाता है। दुनिया में अरंडी का बहुत महत्व है। किसान भाइयों, अरंडी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर अरंडी की खेती सावधानी से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा की जाए तो आसानी से प्रति हेक्टेयर 2000 किलोग्राम अरंडी का उत्पादन संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं। किसान भाइयों बहनों, इस पल पल रंग बदलते मौसम का क्या भरोसा, कब कौन सा रंग बदल ले। लेकिन अगर आपको मौसम का पूर्वानुमान हो जाए तो आप अपनी फसलों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं। तो क्या रहेगा आगामी 3 दिनों में मौसम का हाल, आइए लेते हैं जानकारी। उत्तर पश्चिम भारत के पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम भारत के पश्चिम और पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत के विदर्भ में अगले 3 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। किसान भाइयों के लिए चेतावनी है। 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्व राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात, ओलों सहित गरज के साथ तूफान की संभावना है। 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात, ओलों सहित गरज के साथ तूफान की संभावना है। 14 अप्रैल को पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात, ओलों सहित गरज के साथ तूफान की संभावना है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। और सोमवार के कार्यक्रम में क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में आपने अरंडी की खेती और इसकी देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम के प्रति कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप हमें खत लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और हाँ, आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।